नमस्कार शिक्षार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस प्यार को बहुत बहुत सलाम दोस्तों। आपका पेपर अच्छा हुआ, हमें बहुत ही खुशी की बात है। और आपने जैसा बताया कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपकी दुआएं थी, तो हम यह नहीं कहेंगे कि हमारी दुआएं थी, लेकिन यह भी नहीं कहेंगे कि हम आपके लिए तप नहीं करते हैं। आपके लिए जितना आप मेहनत करते हो शायद उससे कम हम नहीं करते हैं। आपके लिए उतनी ही मेहनत की जाती हैं। और आगे जो यूपी टेट के क्लासेस आएंगे, अब बहुत सारे क्लासेस खत्म हो गए हैं, जैसे मैथ के क्लासेस खत्म हो गए, हिंदी के भी खत्म हो गए हैं। जैसे ही आपका 29 तारीख को खत्म होता है पेपर, है ना, तुरंत आप यूपी टेट के लिए लग जाइएगा। जैसे यह बेड़ा पार होगा वैसे दूसरे बेड़े पर चलेंगे। कौन से कौन से नाव पे चलेंगे? यूपी टेट रूपी नाव पर। फिर इसके बाद सुपर टेट रूपी नाव पे चलेंगे, आपका फाइनली सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट होती है कि अपनी इस फैमिली को बड़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने उन सारे मित्रों के पास शेयर करें जो आपके मित्र दोस्तों अपने पेपर मैच करना चाहते हैं। आपका ये पेपर दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें देखेंगे, और जो आपने किया है सारे बच्चे मैच करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास पहुँचाएं, जिससे कि वो भी अपना पेपर मैच कर सकें। ठीक है छात्रों, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देर न करते हुए, विलम्ब न करते हुए भाई। ठीक है, इससे पहले हम वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन अचानक से कोई दुविधा के कारण भाई काटना पड़ा हमें, और हमारी कम से कम आधे घंटे बर्बाद हुआ। तो चलिए, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया है, छत्री और त्रिशूल और ज्ञानी, यह बताना है किस प्रकार का व्यंजन है। सारे विद्यार्थी, चाहे डॉली हो, चाहे पूनम हो, चाहे शिल्पा हो, चाहे राकेश हो, महेंद्र हो, जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थियों का हमेशा बातचीत होता रहता है, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा विनम्र विनती है भाई कि आप लोग बहुत दिल के पास रहते हो, आप लोग शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि हमारा भीड़ मच जाए। और हम लोग जब यूपी टेट के जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, क्योंकि बेसिक क्लासेस खत्म हो गए हैं, जैसे ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें तो आपके एक झुंड के रूप में देखा जाए आपको, और आपके सारे प्रश्न आप तो दें ही उत्तर, और साथ में सारे के सारे बच्चे उसका उत्तर देते चलें, तो कितना आनंद आता है। आप खुद सोचो, जब भीड़ मचती है और सारे बच्चे एक एक करके कमेंट में करते रहते हैं, बहुत आनंद आता है ना। तो इस तरह से करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी। यह किस प्रकार का व्यंजन है भाई वस्तुनिष्ठ में? तो बताएंगे लुंठित है, कि संयुक्त व्यंजन है, कि उसमी व्यंजन है, कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। यानी कि जो आपका दूसरा ऑप्शन है, सभी लोग अपना पेपर खोल लें, दूसरा ऑप्शन यानी कि यह संयुक्त व्यंजन होगा भाई, यह संयुक्त व्यंजन होगा। कैसा व्यंजन होगा? संयुक्त व्यंजन होगा, क्योंकि दो अक्षरों से मिलकर बना है, यह संयुक्त व्यंजन होगा भाई। उसमी व्यंजन क्या होता है? जो स होते हैं, जो तालव्य स होते हैं, मूर्धन्य स होते हैं, दंत स होते हैं, फिर उसके बाद ह आ जाता है, यह आपका क्या होता है भाई? उसमी व्यंजन होता है। अनुनासिक, अनुनासिक का आपके पेपर में दोस्तों दीर्घ उत्तरी में भी एक प्रश्न बना है, अनुनासिक और अनुस्वर क्या अंतर पूछा गया है, अभी परिभाषा पूछा गया है। तो अनुनासिक का मतलब हो गया जिनका उच्चारण मुख और नासिक दोनों से हो भाई, जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं वह सब अनुनासिक होते हैं। और अनुस्वर में क्या हो जाता है छात्रों? केवल नाक से उच्चारण किया जाता है, नाक से, जैसे अंग, अंग केवल हंस हो गया, कंस हो गया, कंगन, जंगल, गंगा, यह सब अनुस्वर हो जाते हैं। तो याद रखिए, इसमें ऑप्शन जो होगा दोस्तों चंद्र बिंदु वाला, दूसरे बहुविकल्पी में चंद्र बिंदु वाला आपका सही हो जाएगा। जितने विद्यार्थियों का सही हो रहा है एक बार लाइक ठोकते चलें और बताते चलें भाई, है ना। कमेंट जरूर करें, आप लोग पहले कमेंट करें। तीसरा, हम देख सकें बाद में कि आपका कितने बच्चों ने सही किया है, कितने बच्चों ने कमेंट किया है। गणित में मूल संक्रियाएं होती हैं, गणित में बताइए, गणित में कितनी कितनी मूल संक्रियाएं होती हैं? संक्रियाएं होती हैं, कितने होती हैं भाई? आप खुद बताओ। ऑप्शन में आपके दिया है, ऑप्शन ए 3 दिया है, ऑप्शन बी दिया है आपको, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 5, ऑप्शन डी दिया है 6। बता दो कितने होते हैं भाई। आपको पता है मूल संक्रियाएं जो होती हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भागा होता है, यही तो होता है चारों के चारों, मतलब कि 4 होंगे। राइट आंसर यह होगा भाई। यह जो पेपर हमको दिया गया था, बच्चा पूछ रहा है, तो यह उपासना जी द्वारा हमको मिला है, उपासना ने ग्रुप में सेंड किया था, वहाँ से हमने लिया है पेपर आपका। आज का प्रथम पाली का यह पेपर है भाई आपका, यह प्रथम प्रश्न पत्र है ना। चलिए दूसरा देखिए भाई, सभी लोग प्रश्न जरूर पेपर जरूर शेयर किया करिए, देख लिया करिए, कोई ग्रुप में कर दिया है तो ना किया करें, अन्यथा जो पहले कर सकता है कर दिया करें। अगर यही दोपहर वगैरह में आ गया होता तो हम पहले ही करा दिए होते आपका पेपर। समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है। समान वितरण, भैया बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। समान वितरण के लिए हम किसे जानते हैं? पहला दिया है जोड़ को जानते हैं, दूसरा दिया है गुणा को जानते हैं, तीसरा दिया है घटाना को जानते हैं, चौथा दिया है भाई भाग को जानते हैं। बताओ किसको जानते हैं? समान वितरण, अगर हम बोलें
चार टॉफियों को 2 लोग में बांटो, तो 2 दूनी 4, आप 2 दे दोगे सबको। बोलेंगे 8 टॉफियों को 2 लोग में बांटिए, तो आप कहेंगे 4 सबको दे दिया जाए। तो क्या क्या है भैया, या भागा ही तो लगा रहे हो, मतलब भाग राइट आंसर होगा। अगला देखिए, सही कथन है, सही कथन कौन सा है आपको ये बताना है, जो आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा जल्दी से किया जाए, 2 घंटे का पेपर हम लोग 1 घंटे में करेंगे, बल्कि और जल्दी करेंगे, घबराइए मत आप लोग। बस यही कृपा करते हैं भाई, आप लोग शेयर कर दिया करें, जिससे कि आपकी फैमिली बड़ी हो सके। पहला दिया है ऑप्शन में, बोल रहा है सही कथन है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे आप एमसीक्यू में, तो बोल रहा है सही कथन कौन सा है। पहला दिया है भाज्य भाज्य गुणे भाजक, भाज्य गुणे भाजक बराबर भागफल। भागफल, जो भागफल आएगा उसमें शेषफल ऐड होता है तब आ जाता है भाई। ये कहाँ का नियम है, पंजाब का नियम है क्या, बता दो। कि पाकिस्तान का नियम है, ऐसे पाकिस्तान में सब करते होंगे, है ना। उनका गुणा भाग कुछ और होता होगा, और उनकी सारी स्टाइलें अलग होती होंगी, है ना। तो हो सकता है पाकिस्तान में चलता हो, हमारे यहाँ तो नहीं चलता, इसको काट दो, गलत है। दूसरा क्या बोल रहा है, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 1 2 3 4 5, एक और 5 ले लीजिए। इसे बोल रहा है में 5 गुणक हैं, में 5 गुणक हैं, 5 गुणक हैं, 5 गुणक हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि है। अगर हैं दिया है, हैं बिंदी लगाया है, तो यह तो गलत होगा। अगर है दिया है तब तो सही हो जाएगा। देखिए दोनों बिंदी से कितना ज्यादा डिफरेंट आ रहा है आपका क्वेश्चन, पता है। अगर बोलेगा 1 2 3 4 5 6, तो 5 के बोला है 5 गुणक हैं बोला है, 5 गुणक हैं नहीं भाई, इसमें 6 गुणक है। कितने गुणक हैं, 6 गुणक है, 6 गुणक हैं। अगर बोलेगा 5 गुणक है, बिंदी नहीं लगाएगा यहाँ पर, बिंदी नहीं लगाएगा, 5 गुणक है, तब तो गलत हो जाएगा, सॉरी तब सही होगा, तब जाके सही हो जाएगा यह भी ऑप्शन। और यही आपका मतलब कि झगड़ा का कारण भी बन सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे तब तो। अगर यह सही हुआ तो 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 2 ऑप्शन सही होंगे आपके। और यह रॉन्ग हुआ तब तो भैया सही है, क्योंकि इसने पूछा है 5 गुणक हैं, 5 गुणक हैं नहीं 6 गुणक हैं, क्योंकि 5 के गुणा 6 करेंगे तब जाके 30 आएगा भाई। अगर बोलेगा 5 गुणक है, तो मतलब 5 गुणक का मतलब क्या, 5 6 गुणे 5, 5 6 का गुणा होके तब 30 आ रहा है। इस प्रकार से हम कर रहे हैं, तो यह वाला ऑप्शन आपको गलत होगा। तीसरा देखिएगा, किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंकिक मान सदैव समान ही रहेगा। आंकिक मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है स्टेटस, यानी कि फेस वैल्यू नहीं, उसका प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान में क्या होता है भाई, स्थानीय मान, स्थान का उसका वैल्यू क्या है, मतलब स्टेटस क्या है भाई, स्टेटस क्या है। जैसे बोले हम 450 में 5 का स्टेटस क्या है, बोलेंगे सर यह इकाई दहाई, यानी कि 10 होगा, 50 होगा। भाई आप लिखते हो 450 को, 400 + 50 + 0 बराबर 450, यही तो होता है। तो 5 का मतलब स्थानीय मान कितना होगा, 50। लेकिन आंकिक मान पूछेगा तो 5 का 5 ही रहेगा। 5 किस रूप में दिखता है, 5 ही के रूप में दिखता है ना। 4 किस रूप में दिखता है, 4 ही के रूप में दिखता है, यानी कि फेस वैल्यू, उसकी फेस हुलिया कैसा, हुलिया, है ना। तो यह होता है दोस्तों, मतलब यह आपका गलत होगा। दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों हो सकते हैं बराबर, लेकिन होते नहीं हैं, हो सकते हैं। सदैव यहाँ बोला सदैव समान ही रहेगा, सदैव समान कहाँ से रहेगा भाई, हो सकता है बराबर। कब हो सकता है, जैसे बोले हम 4 5 5, 4 4 5 कर लीजिए। अगर बोलेंगे 5 का स्थानीय मान और स्थानीय मान अंकिक मान बताइए, तो दोनों सेम होगा। 5 स्थानीय मान भी होगा, 5 अंकिक मान होगा, जब वो इकाई के अंक पर रहेगा। तो हो सकता है, सदैव होता नहीं है, मतलब ये भी गलत। चौथा देखिए, विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है। विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है, बच्चा जानता है भाई। विषम संख्या जो होती है 2 से भाग नहीं जाता है उसका, मतलब पूरी तरीके से कटता नहीं है, मतलब ये राइट होगा। चलिए अगला देख लीजिए, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर, मतलब कि पहला वाला स्थानीय मान 400 होगा, दूसरा वाला 40, डिफरेंस निकालेंगे 360 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर जो भी होगा 360, ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा अगला क्या बोला है। चलते हैं, थोड़ा पीडीएफ छोटा करें भाई। यह उपासना जी द्वारा दिया गया है भाई, बहुत ही अच्छा काम की है। आगे देख लीजिए, सही सुमेल कीजिए, बताइए सही सुमेल करना है। अगला देखते हैं, 7वें नंबर का प्रश्न देखिएगा छात्रों। 7वें नंबर का क्या बोला है, कंठ। हमारे साथ बस लास्ट तक आप बने रहिए, हमसे प्रॉमिस करिए लास्ट तक बने रहेंगे। प्रॉमिस करिए सारे बच्चे प्रॉमिस करें लास्ट तक बने रहेंगे। सारे बच्चे प्रॉमिस करें लास्ट तक बने रहेंगे, और लास्ट में अपना अंक जरूर बताएंगे कितना आपने सही किया। हम मानते हैं भाई पेपर बहुत ईजी था, प्रभु की कृपा से आगे भी ईजी आ जाए। आप लोग की जो सफलताएं हैं वह आपके चरणों को चूमें,
और बहुत ही के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है छात्रों, इसको खोने न दीजिए, है ना। और हम तो हमारे मन में लड्डू फूटता है कि अगर हमारा कोई विद्यार्थी सिलेक्ट हो गया, इतने विद्यार्थी हैं, हम तो चाहते हैं सभी सभी सिलेक्ट हो जाएं, तो हम फूले नहीं समाएंगे, इतना समझ लीजिए। बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, है ना दोस्तों। चलिए सही सुमेलित कीजिए। पहला दिया है भाई कंठ्य, कंठ व्यंजन। हाँ, कंठ व्यंजन में क वर्ग आता है, बता दीजिए क वर्ग आता है भाई, बिल्कुल क वर्ग आता है सर, यही सही हो गया। अब क्या, यह सही है। दूसरा देखिए क्या बोला है, दूसरा में दिया है दंत व्यंजन। क्या दंत व्यंजन होता है? दंतव्य, दंतव्य, दंतव्य व्यंजन प वर्ग होता है भाई। ये तो हमारा दंत व्यंजन न होके ये कैसा व्यंजन होता है भाई? यह हमारा ओष्ठ व्यंजन होता है, तो ये गलत हो गया भाई। तीसरा ऑप्शन दिया है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य क्या दिया है इसमें भाई? ओष्ठ्य होता है तो है प वर्ग, लेकिन इसमें दिया है च वर्ग, इसमें दिया है च वर्ग, च वर्ग दिया है, तो यह भी गलत हुआ भाई। च वर्ग थोड़े होता है ओष्ठ, समझ रहे हैं ना भाई, प वर्ग ना होता है ओष्ठ। और इसके बाद चौथा दिया है ऑप्शन में क्या दिया भाई? तालव्य, तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में आपको दिया है त वर्ग, त वर्ग। बताइए क्या त वर्ग होता है तालव्य भाई? त वर्ग तालव्य होने लगेगा तो जमीन आसमान भी कोई अंतर नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि त वर्ग नहीं होता है दोस्तों। कौन सा तालव्य होता है? च छ ज झ, च वर्ग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, अब कौन कौन बताएगा? बेहतरीन प्रश्न है ये, यूपी टेट के भी प्रश्न हैं छात्रों, आप इससे कुछ सीखोगे, इतना समझ लो। यूपी टेट में भी आएगा ऐसे प्रश्न, है ना। तो भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या क्या होती हैं भाई? दृष्टि दोष होता है। बताओ, अगर आप किसी चीज को देख नहीं सकते हो तो भाषा कैसे बोल सकते हो भाई? कैसे बोला जा सकता है कोई चीजें, शुद्ध चीजें? जब आप पढ़ नहीं सकते, तो अगर आप सुन नहीं सकते, तो कोई चीजें उच्चारण नहीं कर सकते, तो कैसे आप भाषा के विकारी नहीं होंगे? बताइए, भाषा विकार तो होगा भाई। आपके अंदर भाषा का जो होना चाहिए शिक्षण वो नहीं है, यानी भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं आपके अंदर हैं। अगर आप सुन नहीं सकते हो अच्छे से, श्रवण दोष, मतलब श्रवण दोष भी आता है भाषा शिक्षण में। भाषा शिक्षण के शारीरिक रूप में आता है, दृष्टि दोष भी आता है और उच्चारण दोष भी आता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा भाई। ओष्ठाकृति, अगला 9वां प्रश्न। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर आपसे पूछा जा रहा है कि स्वर होते हैं। इसमें पहला दिया है वृत्ताकार, दूसरा दिया है अवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर 3 दिया है एक और दोनों, ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग अपने प्रश्न पत्र में देखें। तो हम आपको पहले बताएं कि ओष्ठाकृति का कितने प्रकार के, कितने आधार पर स्वर होते हैं। तो बताएंगे दोस्तों तीन। तीन में से अगर बोला जाए दोस्तों कौन कौन से, तो पहले आप बताएंगे अवर्तुल। अवर्तुल, अवर्तुल में जैसे कि आ जाते हैं दोस्तों, ई आ जाता है, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए आ जाता है अवर्तुल में। अगर बात करें वर्तुल में, वर्तुल में क्या क्या आता है? वर्तुल में बता देंगे दोस्तों, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ आता है, ये आ जाते हैं। वर्तुल के बाद अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल में क्या आता है भाई? अर्धवर्तुल में अर्धवर्तुल, अर्धवर्तुल में सर आ जाता है केवल आ जाता है, आ। जैसे समवृत होता है, असमवृत होता है, समवृत, अर्धसमवृत, है ना, विवृत, अर्धविवृत होते हैं ना। तो बस उसी प्रकार से यह होता है अवर्तुल, वर्तुल, अर्धवर्तुल, आ, जो पूरी तरीके से बोला जाए, मतलब ओठ पे आधारित है कि नहीं, आ बोलिए। तो इस तरह से दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न, निम्न में से चित्रलिपि है। चित्रलिपि कौन सी है भाई? हम आपको एक चीज बताते हैं दोस्तों, बिल्ली की आकृति को चीनी भाषा में कहा जाता है माओ, माओ कहा जाता है, और इसी को जापानी लैंग्वेज में कहा जाता है दोस्तों नेको, नेको कहा जाता है। तो यह क्या है? चित्रलिपि ही हमारा चीनी लिपि है, चीनी लिपि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहला, है ना। अब अगला 11 नंबर का प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न, बेहतरीन, सबसे इजी प्रश्न। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यहाँ तक हमने लिख दिया, लेकिन आप में केवल इतना दिया है, इतना दिया है। बोला गया है कि बताइए भैया ये कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है क्या भाई? प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या होता तो हम कहते बहुत ही अच्छा भाई, तब सही हो जाता आपका प्राकृतिक। प्राकृतिक तो है नहीं भाई, एक से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से होती हैं। होल संख्याएं जो संपूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो केवल एक से कटें और खुद से कटें। तो ये अभाज्य संख्या का ही तो सीरीज दिख रहा है हमें, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि दूसरा आपका सही है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम क्या करते हैं भाई, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या जिसका P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे रूट में हो गया कोई ऐसे वैल्यू, जैसे कि 0.33 के ऊपर बार, जैसे 0.6 के ऊपर बार, यह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए अगला चलते हैं भाई, आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 11वें में दोस्तों दूसरा, अभाज्य संख्याएं हैं ये। अगला देखिए, महाप्राण वर्ण है भाई, बताइए
अब देखिए यहाँ पर हम आपको यूपी टेट के लिए जो क्लास लिए हैं बेहतरीन लिए हैं, और उसमें सारी चीज़ें आपको वर्ड विचार में सब कुछ पढ़ा दिया गया है। बच्चे आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, जैसे ही इधर खत्म होता है जी तोड़ के भाई सारे क्लास हिंदी के खत्म हो गए हैं, मैथ के भी खत्म हो गए हैं, 3-4 चैप्टर बचे हैं, एकदम धमाल मचा दीजिएगा भाई, अगर निकालना है और तुरंत जॉब पाना है तो। महाप्राण वर्ड देखिए हम आपको बताते हैं, महाप्राण भी बताएंगे, अल्प प्राण भी बताएंगे, अघोष और सघोष सब बताएंगे। ध्यान से बस आप देखते चलिए क्या क्या हम बताते चल रहे हैं भाई। देखिए जो अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है, अल्प प्राण ध्यान सुनिएगा हमारी बातों को, अल्प प्राण और महाप्राण, हमने क्या बोला भाई, अल्प प्राण और महाप्राण। एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, हम मिला लेते हैं, प्रश्न सही जा रहा है ना 12वें नंबर का भाई, ठीक है। ठीक तो है, ठीक है 12, ठीक है 10 के बाद 12। हाँ देखिए भाई महाप्राण और अल्प प्राण, अगर महाप्राण की बात किया जाए मित्रों, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट छात्र रुक जाइए, तो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, सिर्फ 1 मिनट। चलिए कुछ इश्यूज आते हैं तो पता चल जाता है थोड़ा सा, और है ना दिक्कतें होने लगी, और आपको दिक्कत ना हो इस वजह से हमने देख लिया उसको। देखिए क्या पूछा गया है, महाप्राण वर्ड हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है क और ग, क और ग दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है च और ज, बताइए सभी लोग, च और ज है। तीसरा ऑप्शन दिया है ख और घ दिया है, ख और घ दिया है। चौथा ऑप्शन प और ब दिया है। सभी लोग बच्चे मिलाएं अपना प्रश्न, हमारे मित्रों, हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चों, बताइए। देखिए बताइए, क ग च ज ख घ प ब, बताइए क्या है भाई, इसमें अल्प प्राण पूछा है, सॉरी महाप्राण पूछा है। महाप्राण में क्या होता है हम बता देते हैं, आप सब लोग निकाल सकते हैं। अल्प प्राण में, अल्प प्राण की बात करता है तो हमने बताया था 1 3 5 याद करिए, मतलब कि क ख ग, क वाला ग्रुप, क वर्ग, क वाला पूरा का नीचे तक, उसके बाद क ख ग, ग वाला पूरा, क ख ग घ अंग, अंग वाला जो अनुनासिक, जो आपका नासिक वर्ड होते हैं, है ना, उसका यह पूरा का पूरा दोस्तों क्या हो जाता है आपका 1 3 5। अगर बात करें दोस्तों अल्प प्राण के बाद महाप्राण में, महाप्राण में क्या हो जाएगा भाई, महाप्राण, महाप्राण में 2 और 4, 2 4 का मतलब क तो नहीं होगा तो काट दीजिए भैया, क के बाद च भी नहीं होगा तो च वाला भी काट दीजिए, क च छ प वाला भी नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा ऐसा मित्रों। अब इसे घोष और अघोष भी देख लीजिए, घोष, घोष में क्या आता है भाई, घोष को ही कहते हैं सघोष, सघोष भी कहते हैं, इसमें आता है 3 4 5। इसके बाद आपका अघोष, अघोष, अघोष में क्या होता है भाई, अघोष में 1 और 2 होता है। चलिए अगला देखिए भाई, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है दोस्तों, P अपन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 14 का भैया दूसरा से। भाई एक प्रश्न हमको नहीं आ रहा है इसमें, हाँ नहीं आ रहा है भाई, हम बता रहे हैं नहीं आ रहा है हमें, और क्योंकि हमने कहीं से मैच नहीं किया प्रश्न आपका, जैसे ही आपका आपने हमको दिया हमने तुरंत लेकर कराने लगे, PDF खोला हमने, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि पहले क्वेश्चन को मिलाओ, गूगल करो, फिर लिखो, फिर बताओ बच्चों को, इतना टाइम नहीं होता। आपने PDF भेजा है मोबाइल पे व्हाट्सएप में, तो हमने उसको खोला, डायरेक्ट पढ़ाने लगे कैमरा लगाकर। भाई देखिए हमको यह प्रश्न नहीं आ रहा है, कविता छंदोमय रचना है, हमने पढ़ा तो है लेकिन कंफ्यूज है, होता है भाई सबके साथ होता है, मशीन तो नहीं है। पहला दिया है आचार्य वामन, दूसरा दिया है कार्लाइल और जॉनसन और मिल्टन, इस तरह दिया है। हमारे आशय से तो कार्लाइल होना चाहिए। जो दोस्तों इसमें आचार्य वामन है, आचार्य वामन तो काव्य के बारे में बताए थे, अलंकार के बारे में, है ना, ये तो नहीं होंगे भाई, है ना, इस तरह आप खुद कर सकते हो। मिल्टन का बहुत सारे दोस्तों वाद हैं, मिल्टन का बहुत सारे रचना कह लीजिए कि उनका कथन है, मिल्टन का लगभग 50-51 कथन है, बहुत अच्छे अच्छे, हो सकता है मिल्टन हो इसका राइट आंसर, है आप लोग बताइएगा जरूर क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए 14 में P अपन क्यों हो गया। 15वां देखिए क्या बोला है, व्यंजन त थ द ध, व्यंजन त थ द ध अवयव हैं, कैसे व्यंजन, कैसे अवयव हैं भाई, कंठ हैं कि तालव्य हैं कि दंत हैं कि ओष्ठ हैं, बताइए तो। त थ द ध, त बोलिए, प क ख ग घ ङ कंठ हो गया, च छ ज झ ञ तालब हो गया, च छ ज ञ फिर त थ द ध न, त थ द ध न दंत व्यंजन हो गया, फिर प फ प म ओष्ठ हो गया। भाई इस तरह से आप करोगे तो हो जाएगा, मतलब ये दंत होंगे, कैसे होंगे भाई, दंत होंगे, दंत व्यंजन होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अति लघुत्री पे, आ जाएं भाई, बता दो, एक मिनट एक मिनट, प्रश्न को थोड़ा सा देख लेने दीजिए हमें। हाँ पहला देखिए, अब अति लघुत्री पे आ जाए, अति लघुत्री बेहतरीन तरीके से। नंबर 16 पहला प्रश्न बोला है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग भाई, रात के समय इतनी लाइट जलती है तो दिक्कतें आती हैं, देखिए कितने कीड़े मकोड़े उड़ रहे हैं, फिर आपके लिए मेहनत भी करना है,
और सारी चीज़ें करनी है, आप लोग मत घबराएं, एक एक चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और जो भी आपकी कमियां होंगी वो बताइएगा, आप लोग सिर्फ कमियां बताइए भाई, वो उसका दूर करना हमारा एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से हमारी इच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं आपको सिलेक्ट होने देखता, मतलब कि सिलेक्ट होते हम देखना चाहते हैं आपको। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उससे बड़ी खुशी हमें नहीं होगी, शायद आपसे ज़्यादा खुशी हो हमें, है ना। जितनी मम्मी पापा को खुशी होती है उतनी एक गुरु को भी खुशी होती है जब उसका शिष्य कहीं ऊंचाइयों पर या फिर अपने मनोकामनाएं जो उसकी होती पूर्ण होती हैं। और बल्कि अगर वो दिया गया मटेरियल होता है तो जिस प्रकार से हमने दिया है आप देखें दोस्तों, इसमें बोला गया है विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। भाई विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लेखक के भाव बोध के अनुसार सुबोध और दोस्तों कह लीजिए कि सुबोध जहाँ पे उसकी उचित स्थान होते हैं, अगर आप विराम चिन्ह को सही जगह नहीं यूज करके गलत जगह यूज कर देंगे तो अनर्थ हो जाता है ना। तो कहा जाता है कि आपको एक त्रुटि निकालने के लिए भी आता है कि विराम चिन्ह रूपी आप त्रुटि बताइए, मतलब कि जो सुबोध और सरल होते हैं चीज़ें, मतलब कि यह सरल बना देते हैं, सरल बनाने के लिए होते हैं। और सुबोध एक तरह से कर लीजिए अगर मिस्टेक होता है तो ब्लंडर मिस्टेक होते हैं, मतलब भाव को और बोध को सुबोध रूप से उचित स्थान रूपी यह स्थान देते हैं, मतलब उचित रूप से उसका निष्कर्ष निकाल पाते हैं। जैसे बोले धड़ धड़ जाते रहे, पढ़ते जाते रहे, तुरंत फुल स्टॉप आता है। अगर वहाँ पे कॉमा आता तो केवल आप कुछ क्षण रुकते फिर चलना स्टार्ट करते, लेकिन विराम चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब कि आपकी खड़ी पाई जो आपका आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया आप रुक जाइए, इसके आगे नहीं जाना है, स्टॉप हो गया, है ना। अगर लेकिन कॉमा आया तो कुछ सेकंड के लिए रुकिए, नाश्ता पानी करिए, फिर आगे बढ़िए, इस तरह से होता है ना, तो याद रखिएगा। इसका वर्ड किसे कहते हैं? भाई वर्ड किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे कहते हैं भाई वह वर्ड ही होता है। वर्ड के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं मित्रों, जैसे अ क ख ग ब य र ल, ये सब क्या है भाई? वर्ड हैं जो कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, गंगा की 4 पर्यायवाची। भाई गंगा के 4 का है पर्यायवाची? हम बहुत सारे बताते हैं, कहो तो आप ढूंढ लो कौन कौन आपने लिखा है। देव नदी, काउंट करते रहिए। मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णु, विष्णु प्रगा या फिर विष्णु पगा करके होता है, विष्णु पगा याद रखेंगे। देव पगा, विष्णु पगा, देव पगा, ध्रुवबंध, ध्रुव नद होता है, ध्रुव पद नहीं। सूर सरिता, देव नदी, जानवी किसी का नाम भी होगा भाई, जानवी, सूरसरी के बाद होता है दोस्तों बहुत सारे होते हैं, और तरपीनी होता है, तरपीनी भी होते हैं। विष्णु नदी भी कहा जाता है इसे, और नदीश्वरी भी कहा जाता है, नदीश्वरी, और इसे एक और नाम से जाना जाता है त्रिपथगा, यह सारे हैं, याद रखेंगे। अगला देखिए, तुकांत शब्द किसे कहते हैं? भाई तुकांत मतलब समझ रहे हैं? पापा नहीं, मतलब कि जो उसका लास्ट वाला वर्ड दोनों सेम हो जाता है। तुकांत का मतलब वह शब्द होते हैं जिसके अंतिम वर्ड जो होते हैं समान होते हैं। जैसे हम बोले भाई आना जाना, खाना पीना, तो अंतिम वर्ड ना जो आ रहा है वो समान है ना, इस प्रकार के तुकांत वर्ड होते हैं। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, आरोही क्रम व अवरोही क्रम। भाई देखिए अवरोही में हिंदी वर्ड होता है जो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर शायद हम डीएलएड में होते, इस समय आप पेपर दे रहे होते, भले हम पढ़ के गए होते, तब भी हम गलत करके आते हैं, क्योंकि जब भी पेपर होता है कोई तो आरोही अवरोही जब आ जाता है, तो पढ़े तो हैं, हिंदी मीडियम भी हमारा भी है, लेकिन आरोही अवरोही में अब कन्फ्यूज होने लगे जब से हमारा बीटेक कंप्लीट हुआ। और उसके बाद जब से इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा मतलब दिक्कतें आ जाती हैं भाई, पढ़ाते भी तो हैं, अब इंग्लिश में भी पढ़ाना पड़ता है। जो इंटर तक के बच्चे हैं उनका जब ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, वैसे यूपी टेट के जो क्लास लेते हैं ऑफलाइन हम, तो उसमें बच्चे हैं हिंदी वाले, ऐसी बात नहीं है, हिंदी भी पढ़ाते हैं, लेकिन आदत बन चुकी है तो इसमें हम कन्फ्यूज होते हैं, है ना। तो ये हमारा कहा नाम है आरोही अवरोही। आरोही का मतलब होता है शायद नहीं 100% कहेंगे असेंडिंग होता है। असेंडिंग का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम होता है। अवरोही का मतलब हो गया दोस्तों डिक्रीजिंग का मतलब हो गया घटता हुआ क्रम। भाई घटते हुए क्रम में किसी को लगा दीजिए, यही दोनों अंतर है, आप लिख लिए होंगे अच्छे से, क्योंकि आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान कहा जाए पेपर था आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला देखिए, अगला पूछा गया है दोस्तों, गणित वह मार्ग है, 21वें नंबर का कथन है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कथन है, आप सभी लोग बताओगे। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। यह कथन किसका है? भाई दो लोग हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला है लॉक ने बोला है, एक और है मार्शल एच स्टोन करके हैं, इन्होंने दोस्तों मूर्त अमूर्त के बारे में बताया है ना।
तो ये चीज़ें याद रखेंगे दोनों के बारे में। ये प्रश्न बनते हैं, अच्छे खासे प्रश्न हैं। गुणक किसे कहते हैं भाई? गुणक। कल एक हम वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सुपर टेट के कैसे गुणांक निकालते हैं वो बताएंगे। तो इसमें वही चीज़ बताइए, गुणक किसे कहते हैं। जैसे हमें कोई एक, मान लीजिए हम लिखते हैं भाई एक इक्वेशन लिखते हैं 5x² + 4y प्लस में z। अगर बोलेंगे इसमें बताइए आप क्या भैया? गुणक। गुणक का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? गुणक को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? गुणक को इंग्लिश में कहा जाता है भाई, गुणक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बता दीजिए फटाफट। कोफिशिएंट कहा जाता है ना, कोफिशिएंट। आई थिंक कोफिशिएंट राइट होगा, कोफिशिएंट कहा जाता है। तो 5 और 4 कोफिशिएंट हो गए। अगर यहाँ पे 2 है, 2 भी कोफिशिएंट होगा। यह कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? x है। यानी कि जो आपका 4 है और 5 है, यह गुणक है। तो याद रखिए दोस्तों, गुणक कैसे कहते हैं, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? स्थानीय मान से क्या तात्पर्य? भाई स्थानीय मान से क्या तात्पर्य है? 23 नंबर का प्रश्न है। स्थानीय मान वह मान होते हैं जो स्टेटस बताने के लिए होते हैं। स्टेटस, किसी भी वैल्यू का स्टेटस, मतलब कि उसका प्रारूप बताता है, मतलब कि उसका स्थान नहीं, स्थान बताता है। जैसे हम बोले 5 4 3 2 में 4 का स्थानीय मान बताइए। 4 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, यानी कि बताएंगे तब 400 होगा सर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 400 होगा। यही बोलता है आपको आंकिक मान बताइए। आंकिक मान यानी कि फेस वैल्यू, उसका हुलिया, थोबड़ा उसका बताइए। तो बोलते भैया 4 होता है थोबड़ा उसका, 4 होता है, 4 की तरह दिखता है, 4 ही होगा। जब चाँद, मान लीजिए कोई बच्ची है, छोटी बच्ची है, बहुत मासूम दिखती हैं, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी होती हैं, तो अगर वह देखो और किसी चैया को देखो, चाई जो बहुत ज़्यादा बच्चा होता है ना, अगर लड़का है, बहुत उत्पात मचाते हैं सब, है ना, हैं बहुत उत्पाती हैं सब। तो वो क्या करते हैं भाई, ये होते हैं ना, होते तो बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छा लगता है जब वो शरारत करते हैं। लेकिन लड़कियां कितनी शांत होती हैं, सुशील होती हैं, जो बच्चियां होती हैं। और शायद उससे एक आध दो छोड़ दो एक्सेप्शन में, भाई एक्सेप्शन भी होता है कुछ। और जो बच्चे होते हैं थोड़े से उत्पाती होते हैं, जो छोटे मोटे, क्योंकि हमारे घर में हैं भाई तो जानते हैं, और कौन कौन से हरकत करते हैं हम बताने लायक नहीं है। एक दिन वीडियो भी हमने लगाया था, स्टेटस भी, तो बच्चे ने देखा होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं भाई? मिश्रित वाक्य, आप खुद बताओ मिश्रित वाक्य किसे कहा जाता है? कौन से प्रश्न है भाई? अच्छा, इससे पहले द्विज है, द्विज बताइए पहले, द्विज शब्द किसे कहते हैं? 24 नंबर का प्रश्न है भाई, द्विज। द्विज शब्द किसे कहते हैं भाई? द्विज का मतलब 2 + ज, 2 + ज मतलब कि क्या होता है? जायते, नायते होता है, नायते या भी जायते, ऐसा कुछ का इसका नाम होता है, सॉरी जायते ही होता है, जायते, जायते मतलब कि जन्म देने वाली माता कोई और, आप जन्म ले लिए। इसके बाद संस्कार रूपी, जो आपका संस्कार है, उस रूप में आप ढलने के बाद आप वातावरण में किस प्रकार से ढलते हो, यह होता है द्विज शब्द। इसे बोला जाता है द्विज शब्द, यानी कि दूसरा समाज, दूसरा समाज, है ना। पहले समाज में आपको माता ने जन्म दिया है, पशु रूपी जन्म हुआ आपका, अब एक पशु ही हैं। जब तक आपके अंदर संस्कृति नहीं है, आपके अंदर संस्कार नहीं है, आप किसी वातावरण को नहीं जानते हो, तो आप एक पशु ही तो हो भाई, है ना। पशु रूपी आपका जन्म हुआ था, यह पहला हो गया। अब दूसरा, जब आपका संस्कार आपके अंदर आ जाता है, समाज में ढलने लगते हैं, तो इस प्रकार से दूसरा जन्म होता है आपका, उसे बोला जाता है द्विज। समझ में आ गया? यही लिखना था। लिपि क्या होता है भाई? देखो, लिपि का मतलब होता है सभी भाषाओं का लिखने का एक ढंग, लिखने का एक ढंग, एक तरीका अलग अलग होता है सबका। जैसे उर्दू का फारसी लिपि है, हिंदी का देवनागरी लिपि, इतना काफी है। अगला देखिए, लिपि के बाद मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं भाई? मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा? ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो जाए, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं भाई। एक लाइन में देखिए, हमने बताया था किस प्रकार से आपको हैंड राइटिंग करनी है। अगर आप इसमें कुछ दूसरा कुछ लिख के आते हो, अगर डायरेक्टली, क्योंकि यह प्रश्न आपके जो थे कितने मार्क्स के हैं भाई, देख लेते हैं हम लोग। 50 नंबर, इसमें मार्क्स भी नहीं लिखा है कितने मार्क्स के हैं, है ना। तो इसमें तो मार्क्स नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप लोग सटीक आंसर लिखेंगे अति लघु उत्तरी में, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेगा आपको। 10 लाइन लिखने से बड़ा ही नहीं है, आप जो चीज़ को ठोस लिखो तब जाके नंबर मिलेंगे। हमने बनाया है एक वीडियो कि किस प्रकार से राइटिंग की जाती है कि अच्छे नंबर पाने के लिए, आप देख लेंगे अगर नहीं देखें तो। मिश्रित वाक्य हो गया। इसके बाद सअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं भाई? अभाज्य संख्या तो पता है, जो खुद से कटे और एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन सअभाज्य संख्याएं वैसी दो संख्याएं होती हैं, जैसे 2 और 3 एक दूसरे में न कटें, जैसे 4 और 5 एक दूसरे से न कटें, जैसे 6 और 7 एक दूसरे से न कटें, जैसे 8 और 9 एक दूसरे से न कटें, जैसे 9 और 10 एक दूसरे से न कटें, एक दूसरे से न कटें बस। अगर एक दूसरे से न कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो यह क्या होंगे दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर बोला जाता है इनको भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला गया 28 नंबर का।
40 पुस्तकों को 6 विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित करने पर कितनी पुस्तकें शेष बचेंगी भाई? 40 है, 6 में बांटना है, 6 के 36, 4 बच जाएगा, हो गया। 4 पुस्तकें शेष बचेंगी, 28वें का राइट आंसर 4 हो जाएगा। भैया नेक्स्ट बताइए, अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अगर आपको याद है परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं तो अपरिमेय नहीं बता लेंगे भाई। परिमेय संख्या अभी तो बताया हमने। अब देखिए, आपका प्रश्न पत्र इतना अच्छा बना है कि जो एमसीक्यू था उसी रूप में अति लघु उत्तरी पूछा है, दीर्घ उत्तरी में भी मिल रहे हैं बहुत सारे प्रश्न, तो आराम से आप कर सकते हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए प्रश्न पत्र बहुत सुनहरा आया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। यह एक प्रकार से इजी 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 बिल्कुल इजी वाला प्रश्न था, यह कहिए प्रश्न पत्र था, बहुत इजी। हम कहते हैं ना मॉडर्न लेवल का, तो मॉडर्न का मतलब हो गया मिडल लेवल का, ना ही ज़्यादा हाई ना ही ज़्यादा लो, तो बीच वाला भी लेवल नहीं था, या ऐसा कह लो भाई, यह सबसे इजी था, है ना। तो इसका अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको पी अपन क्यू के फॉर्म में न लिखा जाए, जैसे 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 रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 6, रूट में 8, रूट में 9, 9 का 3 होता है, मतलब यह नहीं। इसके बाद 0.3 के ऊपर बार, 0.4 के ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार, यह होता है भाई, बता दो। 9 के ऊपर बार का मतलब, 3 के ऊपर बार का मतलब क्या हो गया? 3/9, 3 3 का 9, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिए ना, बता दो भाई, है ना, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिए ना। लेकिन अगर बार में रहेगा तो आपका अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर बटा में लिख दोगे इस तरफ फोड़ कर उसे, तो हो जाएगा भाई परिमेय संख्या। अगला चलिए, काव्य का क्या अभिप्राय है भाई? बताओ। काव्य, आपने अलंकार पढ़ा है तो काव्य बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए भाई। काव्य वह वाक्य रचना है जिससे जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेग का प्रभाव डाला जाता है। यही एक लाइन अगर अच्छे से लिख दी होंगे जो हमने बोला है, बहुत ही बेहतरीन अंक देगा और खुश हो जाएगा एग्जामिनर। अगला देखिए भाई, अब आगे लघुत्तरी प्रश्न, भाई फटाफट लघुत्तरी पे आ जाइए। सम तथा विषम संख्याओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। भाई सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 ये आते हैं, वह सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से, पता है यही संख्या, यही आया था कि नहीं एमसीक्यू में आपका, यही एक प्रश्न भी था ऑप्शन नंबर में। ऑप्शन नंबर में दोस्तों यह था कि नहीं, बताइए। सम संख्याएं जो होती हैं, विषम संख्याएं जो होती हैं 2 से कटती हैं, विषम संख्याएं 2 से कटेंगी, यही लिख दिए होते, विषम संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं। यह भी तो एक अंतर हो गया। सम संख्याएं 2 से कटती हैं, यह भी तो एक अंतर है, खुद बताओ अंतर है कि नहीं है भाई। तो इस प्रकार से आपको खुद एग्जामिनर सॉल्यूशन करके दे दिया है पेपर में, ऐसा समझ लो, है ना। तो सम संख्याएं आपको बताओगे, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके लास्ट में ये संख्याएं नहीं आती हैं, और सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके लास्ट में ये संख्याएं आती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, पूरी तरीके से 0 देती हैं, शेषफल 0 मिलता है। और विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती तो हैं लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं कटती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। मतलब 3, 4, 3, 5, 7 यह सब विषम संख्याएं होती हैं। 9 है ना, 11, 13। देखिए आपसे एक प्रश्न और बन सकता है, क्या सारे अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? तो बोलेंगे जी नहीं, क्योंकि उसमें 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो विषम संख्या नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे, सबसे अगर हम पहले अभाज्य संख्या को निकाल दें तो क्या सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं हो जाएंगी? तो आप बोलेंगे जी हो सकती हैं, हो सकती नहीं, होंगी ही। लेकिन अगर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ ले कि क्या सारे के सारे विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, आप खुद बताओ। नहीं होती भाई। 9 अभाज्य संख्या है, बताओ। 15 अभाज्य संख्या है, नहीं ना। तो ऐसे प्रश्न हम यूपी टेट में कराएं, ये आपके यूपी टेट के लेवल का है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ईजी है, और आप लोग खुद अच्छा करोगे। अगर इसको फोड़ दिए ना तो यूपी टेट फोड़ना बहुत कठिन काम नहीं है भाई, उसको फोड़ोगे 120 प्लस लाओगे, हमसे ज़्यादा नंबर लाओगे। अगला देखिए, इसके बाद अनुनासिक और अनुस्वर में उदाहरण सहित अंतर भाई बताइए। बता दिया तो अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक क्या होते हैं भाई? जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है वह होते हैं अनुनासिक। जैसे चांद, दांत, और ले लो, और कोई हंस, हंस नहीं, हंस हंस हंस। जैसे चांदनी, चांदनी। जैसे माँ, सबसे प्यारा वर्ड। गांव, बेहतरीन वर्ड भाई, सुकून का जिंदगी वाला वर्ड, सुकून की जगह, मतलब कि हमारा गांव जो है ना, हम लोग का, सारे बच्चों का गांव स्वर्ग है भाई, शहर नरक है।
अब ऐसा नहीं कहेंगे भाई कि जो बच्चे विद्यार्थी हैं शहर वाले, तो गलत मत सोचिएगा आप लोग भी कहीं न कहीं गाँव से ही बिलॉन्ग करते होंगे, है ना? गाँव कितना सुनहरा चीज़ है, उतना शायद ही शहर में मिल पाए सारी चीज़ें। भाई यहाँ पर खेत में एक बार चले जाओ ना, इधर कहीं घूमते हुए खेत में, तो कुछ नहीं, अगर भूख भी नहीं लगा, अगर खाना घर में बना भी नहीं ना, भूख लगा होगा, तो मुरई उतार के खा लो, मस्ती के साथ एकदम मस्त होके। अगर कुछ देख लो, अगर चना मटर हो तो भैया ले लो एक आध ठो। अगर भैया बरसिंग मत खा लेना कभी, हमारे साथ हो गया था ऐसा, है ना? जो बरसिंग होता है गैया खाती है गाय, तो ऐसा हो गया था हमारे साथ कि जो होता है भाई कि एक मेथी मेथी जैसे बिल्कुल बरसिंग लगते हैं, तो हम पहले पहचान नहीं पाते। जब अपने खेत में जाते थे तो जो बरसिंग रहती थी और जो मेथी होता था, मेथी के रूप में बरसिंग भी होती है बिल्कुल जैसे होती है भाई, उसको हम एक बार खा लिए थे, चबा लिए थे, और बहुत तीत लग रहा था, और मेथी भी थोड़ा हल्का फुल्का तीखा लगता है ना? तो हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, और गाँव का जो आनंद मिलता है शहर में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। और नासिक हो गया नासिक मतलब जो नाक के, मतलब जो नाक से उच्चारण किया जाए, बस नाक में उच्चारण किया जाए। अंग हो गया, अंग वाला केवल वर्ड, अंग वाला, अंग अंग वाला, ठीक है ना? जैसे कि आपको बोला हंस, 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 कंस, कंस, यह सारे वर्ड होते हैं। हम बस पेपर करा रहे हैं आपका। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भाई वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ लिया आप तो। कौन से नंबर का प्रश्न भाई? सभी बच्चे देखेंगे। 33 नंबर का, 33 नंबर का प्रश्न है भाई, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हम आपको काउंट करा रहे हैं, आप लोग काउंट करिएगा। हम काउंट करके ही बता सकते हैं क्योंकि रटे नहीं है। विधानवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, इसके बाद आपका संदेहवाचक, संदेहवाचक के बाद दोस्तों हो जाता है संकेतवाचक। संदेह और संकेत दोनों अलग अलग है। इसके बाद इच्छावाचक, इच्छावाचक, फिर इसके बाद प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के बाद एक और है आज्ञावाचक। इस तरह 7 हो गए, और सातों के सातों याद रखो, यही हो गए वाक्य प्रकार। अगर आपको बोला इसको थोड़ा समझाइए तो सब में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। संकेतवाचक में क्या होता है लिख देंगे, संदेहवाचक में क्या होता है लिख देंगे, इच्छावाचक में क्या होता है लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, हो जाएगा ना। 33 के बाद 34 पे आ जाइए। हासिल की अवधारणा को आप बच्चों को किस प्रकार समझाएंगे? हासिल जो लेते हैं ना, जैसे कि बोले, जैसे बोले भाई यहाँ पे ले लीजिए 5 4 3 2, यहाँ पे ले लीजिए 6 8 9 9, 9 2 11 को 1। आप कैसे समझाओगे बच्चों को? आप अपने रूप से लिखोगे, जिस प्रकार से आप समझा सकते हो, क्योंकि भाई शिक्षक के गुण आप में आ गए हैं, आप चतुर्थ सेमेस्टर पास कर लिए, अब आपके बस 2 कदम और दूर हैं आप शिक्षक बनने से। इस साल बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, हमारी बात मानिए। अगर अभी तक भी चैनल को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करिए, अपना भाई बड़ा मानिए। आप जैसा बोलोगे वैसा पढ़ाएंगे, जो मांगोगे वो देंगे, जितने टेस्ट मांगोगे उतने टेस्ट देंगे। बस हमें अपना सिलेक्शन दे दो भाई, अपना सिलेक्शन दे दो। हमने पूरा यूपी टेट का क्लास करा दिया है। मैथ में जो बच्चों का दिक्कत होता है, मैथ में अब घंटा ना दिक्कत होगा, घंटा बता तो रहे हैं, घंटा दिक्कत नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो ना? इस तरह पढ़ाया गया है मैथ। आइए 3-4 चैप्टर और बचा है, पढ़ा देंगे उसको भी बहुत जल्द 29 के बाद। इसके बाद हिंदी में दिक्कत तो होती ही नहीं थी आप लोग को, और अब तो घंटा का घंटा नहीं दिक्कत होगा, घंटा के पावर 4 गुना कर लो तब भी दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से पढ़िए कि सारी चीज़ें आपको एक बार घर कर जाए दिमाग में, तो फिर कभी निकले ना। यह देखिए भाई, अब इसका देखिए हासिल कैसे आप समझाएंगे, आप अपने रूप में लिख देंगे भाई। 9 2 11 को 1 कैरी 1, 9 1 10 3 13 को 3 कैरी 1। किस प्रकार से आप बच्चों को समझा सकते हैं, बस आप शिक्षक बनने वाले हो, इसको लिख सकते हो, है ना? इसके बाद किसी बालक में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आप किन विधियों का प्रयोग करेंगे? भाई बता दो, किन विधियों का प्रयोग करोगे? पहले तो यह सोचोगे कि भैया बच्चा जो है, बच्चों को अगर उबन हो रही है एक चीज़ पढ़कर तो दूसरी चीज़ पे चला जाए, है ना? बच्चों को चित्र और छवियों के माध्यम से पढ़ाओगे, दूसरी चीज़, और बच्चों को अलग अलग इशारों के माध्यम से भी पढ़ा सकते हो आप, है ना? अगर बच्चे उब रहे हैं तो उनको बोल दो भाई देखो चित्र के अनुसार पढ़ते हैं, थोड़ा सा रंग बिरंगे चित्र बनाइए, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चे आपके घर में भी होंगे, आपके भी होंगे, बहुत सारी गृहिणियाँ भी यहाँ पे वीडियो हमारी देख रही होंगी। तो गृहिणियाँ तो जानती होंगी क्योंकि उनके पास बच्चे होंगे, तो ज़रूर जानती होंगी, वह दूसरे बच्चों से या फिर हम लोगों से थोड़ा सा 2 कदम आगे होंगी इन सब मामलों में, मतलब कि बच्चों को रख रखाव के मामले में, बच्चों के बिहेव के बारे में जानने में। जितना हम लोग जानते होंगे उतना प्रैक्टिकली नॉलेज मिल गया होगा उन लोग को, तो वह सब तो और भी अच्छे से वो लोग ड्राइव कर सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं, है ना? कर लीजिएगा इसे, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग किए होंगे, आशा करते हैं भाई। एक प्रश्न इसमें और हम बताएंगे, देखिए चित्रलिपि का लाभ क्या है? पहला यह प्रश्न अभी हम बताते हैं, चित्रलिपि का लाभ क्या है, आप खुद बताओ दोस्तों। चित्रलिपि का मतलब क्या? 1700 से लेकर 2300 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आपका पाषाण काल था,
नवपाषाण काल था, आद्य ऐतिहासिक था, ये सब क्या थे भाई? यहाँ पर हमें कांस्य युगीन सभ्यता जिसे कहा जाता है, सिंधु घाटी को, मिस्र की सभ्यता हो गया। जैसे चीनी में अगर कहें, चीनी लैंग्वेज में जो बिल्ली का प्रारूप होता है उसे हम माओ कहते हैं, माओ। जापानी में उसे कहते हैं नेरो। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब हमारा चित्र रूपी ही संरचना है, चित्र के अनुसार ही एक चित्रलिपि है। अगर चित्रलिपि ना होती तो बहुत सारी चीज़ों को हम कभी सोच भी नहीं सकते, इसके बारे में जानना नहीं सोच सकते थे, मतलब ये जान नहीं सकते। तो चित्रलिपि के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में देखें, मिस्र की सभ्यता में देखें। मिस्र की सभ्यता में तो एक टेम्पल भी था, टेम्पल पर चित्र इस प्रकार से बनाया गया था, आप देख रहे होंगे। अगर मिस्र में कभी जाइए, पिरामिड वगैरह देखिए, तो उसमें किस प्रकार के चित्र, अभद्र चित्र, मतलब कि सुनहरे चित्र कहिए, अभद्र मेल और फीमेल के बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, और सुनहरा बहुत काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन अगर आदमी का नज़रिया सही हो तो, है ना। तो आप समझ गए होंगे चित्रलिपि से हम क्या क्या सीख सकते हैं, इसके लाभ क्या है, आप खुद बता दो। अरे जो हमारा जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, आप खुद ही देख लो, उनकी कहानी देख लो, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं भाई? स्वर किसे कहते हैं? स्वर 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 किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर क्या होता है, आप खुद बता दोगे। और लघु स्वर किसे कहते हैं? लघु स्वर, दीर्घ स्वर का सिर्फ उदाहरण पूछा था, तो आप खुद बता सकते हो भाई। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जैसे अ में अ क्या है, आ क्या है, ई के बाद इ क्या है, बड़ी ई छोटी, ये सब क्या है? आप स्वर ही तो हैं। स्वर 11 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। श्रवण कौशल का उद्देश्य एवं महत्व बताइए भाई। श्रवण कौशल का मतलब अगर आप अच्छा सुनोगे तभी अच्छा लिखोगे, तभी कुछ अच्छे तरीके से दूसरे को समझा पाओगे, है ना। जब अच्छे से आप सुनोगे ही नहीं, देखिए आदमी के जो विचार होते हैं, जो व्यक्त करने की क्षमताएं होती हैं, अगर उसकी सुनने की क्षमताएं, सुनने का श्रवण शक्ति अगर अच्छा है तो किसी भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेगा, अच्छे से राइटिंग कर लेगा, मतलब श्रवण शक्ति होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला चलते हैं। गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोग बताइए भाई। गणित शिक्षण से आपकी दिमाग, हमने बता दिया है, बहुत सारी आप लिख सकते हो, इसमें कोई इसमें अलग नहीं है। एक हम लास्ट बताने वाले हैं, लेखन के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। लेखन के बहुत सारी विधि हैं, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे हैं। कौन कौन से भाई, हम आपको बताते हैं दोस्तों। सृजनात्मक विधि, क्या बोलते हैं भाई? सृजनात्मक है, आप इसके बारे में लिख दो। कोई दो बोल रहा है तो आप कुछ भी लिख दो। सृजनात्मक हो गया, रचनात्मक हो गया, रचनात्मक हो गया, रचनात्मक हो गया। इसके बाद ले लो अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन हो गया। इसके बाद ले लो भाई निबंध, 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 निबंध लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया। इसके बाद हो गया पल्लवन, आप पढ़े होंगे पल्लवन, और शायद ही आपको एग्जाम में याद आया होगा, पल्लवन लेखन, पल्लवन लेखन हो गया। एक और हमको याद है भाई, समाचार, बहुत ही अच्छा है, समाचार, 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 समाचार लेखन, समाचार लेखन। इसको और क्या बोलते हैं भाई? इसको उल्टा पिरामिड बोला जाता है। उल्टा पिरामिड शैली, शैली का प्रयोग इसमें होता है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, इसे उल्टा पिरामिड भी बोला जाता है ना, समाचार लेखन को। तो इसमें से कोई 2 आपको लिखना चाहिए था, अगर लिखे होंगे तो बेहतरीन अंक मिले होंगे दोस्तों। और हम आशा करते हैं आपके सारे आगामी, भैया आप देखो केवल एक प्रश्न पत्र भेजे हो भाई, दोनों भेजना चाहिए था आप लोग को, क्यों नहीं भेजे दोनों, बताओ। दोनों भेजे होते, दोनों करा दिए होते अभी का भी। तो आप लोग भेजिए, प्रश्न पत्र भेजिए अपना, हम करा सकते हैं। आप कभी भी किसी भी बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को सजेस्ट कर सकते हो कि हमारा प्रश्न पत्र हुआ था, सर ने पूरा कराया है, आप इस यूट्यूब चैनल पर अगर देख सकते हो। दोस्तों ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। आपके अनुसार, आपके कहे नुमा अनुसार चलाया जाता है दोस्तों। अगर आपको लगता है हमारे चिल्लाने से पता है गला सूख गया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि सर हमारे लिए कुछ करते हैं, सर ने पूरा का पूरा यूपी टेट की क्लासेस दी है भाई, उस समय कोई नहीं देख रहा था भाई, बता रहे हैं, हमने इस वजह से भर दिया सारे क्लासेस कि भविष्य में बच्चों को अगर एक बैग यूपी टेट का एग्जाम हो जाए तो बताओ हम कैसे कराएंगे। तो हमने हिंदी खत्म कर दिया, मैथ खत्म कर दिया। बस आपका इन्वायरमेंट हम फिर से शुरू करने वाले हैं। मैंने कुछ पढ़ाया है, 2-4 लेक्चर लिया है, 5 या लेक्चर, उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे पूरा फिर से, और बता रहे हैं बेहतरीन पढ़ाएंगे, सुपर टेट तक काम आएगा, इस लेवल का पढ़ाएंगे भाई, है ना। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, लेकिन सीटेट लेवल का नहीं पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि सीटेट थोड़ा सा अलग है, इतना समझ लीजिए। सीटेट यूपी टेट में अलग है, थोड़े से डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन यूपी टेट सुपर टेट हम क्लियर करवाएंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। ज्योग्राफी पूरी हम खत्म करेंगे, आपका इकोनॉमिक्स हम खत्म करेंगे, पॉलिटी हम खत्म करेंगे। ज्योग्राफी में 5 चैप्टर खत्म हो गए हैं, आप खुद जाके देखो वहाँ सुपर टेट में कितने प्रश्न आए हैं, देखो भाई, नहीं देखे हो तो देखो। आपसे विनम्र विनती है, अगर आप मुझे अपना भाई मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, अपना सेवक मानते हैं मुझे, तो आप इसे शेयर करो, बस शेयर करो मित्रों। आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट रहती है, हर बार नहीं, बार बार रिक्वेस्ट यही रहती है भाई, शेयर करिए, है ना। नमस्कार। अगर कोई प्रॉब्लम्स हुआ हो हमारे कहने से, हमारे बड़बड़ाने से, तो क्षमा करिएगा, अन्यथा सारी प्रॉब्लम्स आप बताइए। कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाए जाएंगे आपके लिए, भले हमारे पास टाइम ना हो, लेकिन टाइम निकाल के जरूर बनाया जाएगा, ठीक है ना। नमस्कार और धन्यवाद।